जय हिंद छात्रों, जोहार। आज हम लोग जैक द्वारा जो क्लास 9 के लिए सेट जारी किया गया है द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा के लिए, उसी का मैथ का सेट 3 लेकर के हाजिर हुए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग सेट 2 और सेट 1 का सॉल्यूशन देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर केवल मैथ और साइंस का ही नहीं बल्कि एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के भी सेट का सॉल्यूशन बना करके वीडियो इसका अपलोड किया गया है और जो बाकी उसको 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सेट 3 का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग पहले देख चुके हैं और सभी जितने भी सेट बनाए गए हैं सभी में एक जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है। तो निश्चित रूप से हम लोग का जो 9 क्लास का एग्जाम होगा, द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा जो होगा, उसमें सारे क्वेश्चन इसी तर्ज पर पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री हैं, तो इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। हम लोग देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोण दिए गए हैं, चौथा कोण निकालना है। तो इसी में जो दिया हुआ है उसको हम लोग ले लिए कि दिया है कि चतुर्भुज का पहला कोण बराबर 110 डिग्री, दूसरा कोण 70 डिग्री, तीसरा कोण बराबर 90 डिग्री। तो इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए और चौथा कोण को हम लोग मान लिए x जो निकालना था। अब यहाँ से हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों कोण 110, 70, 90 प्लस x बराबर 360, ये सभी को जोड़ दिए तो आया 270 प्लस x बराबर 360। यहाँ से x बराबर 360 में 270 घटा दिए तो हम लोग को आंसर मिल गया 90 डिग्री, जो इसका आंसर होगा। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। बोल रहा है कि आकृति में कोण BOC बराबर 60 डिग्री, लेकिन अगर आकृति को देखा जाए तो वहां 60 डिग्री नहीं बल्कि 140 डिग्री है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसको हम लोग संशोधित करके लिखे हैं नीचे 140 डिग्री। तो आकृति में दिया है कि BOC बराबर 140 डिग्री। BAC, ये जो BAC कोण है, यहाँ जो कोण बन रहा है इसी कोण का माप हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। और इस आकृति को अगर हम लोग बढ़िया से देखें तो हम लोग को क्या मिल रहा है कि BC एक चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है इसका मान वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, जो हम लोग 10.8 परमे में पढ़ चुके हैं। उसी को यहाँ लिखे परमे 10.8 में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इसीलिए कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। अब BAC बराबर 2 यहाँ गुना में था, बराबर के उधर ले गए तो भागा में हुआ 1/2 गुने। BOC का मान 170 दिया था, 170 को 2 से काट दिए तो 140 दिया था, 140 को 2 से काट दिए तो हम लोग को 70 डिग्री मिल गया। कोण BAC बराबर 70 डिग्री होगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाइए। अब जब भी 30 डिग्री कोण बनाना होता है तो पहले हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसके बाद उस कोण को बाइसेक्ट कर देते हैं, उसको समद्विभाजित करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 30 डिग्री का 2 भाग उसका। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले OA एक किरण लिया गया, आप इसको प्रकाल से आराम से बनाओगे। OA एक किरण लिया गया, इसका O को केंद्र मान करके एक अर्क ड्रॉ किए, जो OA किरण है उसको बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु P को केंद्र मान करके जो हम लोग का पिछला चाप है उसको काटते हैं, जो उसको Q पर काटता है। अब O से Q को मिलाते हुए OB एक किरण खींचे तो इसके बीच में जो कोण बना BOA या तो फिर AOB वो 60 डिग्री होगा। यहाँ देख सकते हैं इस OB के ऊपर एक बिंदु S लिए और OA के ऊपर एक बिंदु R लिए और इस दोनों से एक अर्क काटे जो T पर काट रहा है और O से T होते हुए OC एक किरण खींचे तो ये कोण 60 डिग्री को 2 बराबर भाग में बांट दिया। तो यहाँ से हम लोग मिल गया कोण AOC बराबर 30 डिग्री, जो हम लोग का अभिष्ट कोण है जिसका रचना करना था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन भी प्रिंटिंग मिस्टेक था। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में देना चाहिए कि भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर हम इसकी तीसरी भुजा मानते हैं तो जो कंसेप्ट होता है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं 18 और 10 को अगर जोड़े तो 28 होता है और तीसरी भुजा अकेले दिया हुआ 42, यहाँ त्रिभुज बनना संभव नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पर परिमाप होना चाहिए, 42 क्या होना चाहिए, त्रिभुज का परिमाप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको घेर दिए हैं और नीचे लिख दिए हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर
है। तो इसी चीज को हम लोग लिखे, यहाँ दिया है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर, त्रिभुज का पहला भुजा ए बराबर 18 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर, माना कि तीसरा भुजा सी बराबर एक्स ले लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, इसलिए त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप 42 दिया हुआ था, 42 पुट कर दिए और तीनों भुजा 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x, तीनों को, ये दोनों को जोड़ दिया, 18 10 28 हो गया। यहाँ से x के लिए 28, 42 में से 28 को घटा दिए तो हम लोग को 14 सेंटीमीटर मिल गया। अब s जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज के लिए, तो अर्ध परिमाप, परिमाप दिया है 42 तो इसका अर्ध परिमाप होगा, 2 से भागा दे देंगे 42 को, मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। और हीरोन सूत्र से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सभी भुजाओं को यहाँ पर हम लोग पुट किए, देख सकते हैं ये आता है हम लोग को। इसके बाद जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 21 को 2 भाग में तोड़ दिए, 3 और 7, 3 तो इसी तरह है, 11 छोड़ दिए और ये 7, तो देख सकते हैं 3 3 का एक सेट बना, 7 7 का एक सेट बना। इसको वर्गमूल से बाहर कर सकते हैं, 3 गुने 7 और रूट के अंदर बचेगा 11, 3 और 7 को गुना करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोल रहा है आंकड़ों 10 7 13 20 और 15 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है तो माध्य में क्या करते हैं, जितने प्रेक्षण दिए होते हैं सभी को जोड़ देते हैं और प्रेक्षणों की संख्या से उसको भागा दे देते हैं। तो दिया गया आंकड़ा जो है उसको हम लोग लिख दिए और हम जानते हैं कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, सभी को लिख करके जोड़ दिए तो 65 है और 65 को 5 से भागा दे दिए जो प्रेक्षणों की संख्या है, तो हम लोग को इसका माध्य 13 मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में बोल रहा है दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि आंकड़ा जो दिया हुआ है उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, 2 3 3 फिर 4 4 4, उसके बाद 5 5 6 6 6 3 बार है, 7 7 2 बार है और 9 9 4 बार है, 10 1 बार है। तो बहुलक हम लोग जानते हैं कि किसी भी आंकड़े का जो बहुलक होता है, जिस प्रेक्षण का रिपीटेशन सबसे अधिक बार होता है, जिसका पुनरावृत्ति या हम कह सकते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इस आंकड़े में 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए इसका बहुलक भी 9 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोल रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंद में से 10 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो कुल मिला के कितने गेंद खेलती है, 40 गेंद, खेली गई कुल गेंदों की संख्या बराबर 40, इसीलिए कुल परिणामों की संख्या ns बराबर हम लोग को मिल जाएगा 40। यहाँ से देख सकते हैं चौका मारे गए गेंदों की संख्या 10 है, लेकिन प्रायिकता निकालना है चौका ना मारे जाने के लिए। तो सबसे पहले जब 10 बार चौका मारती है, कितने बार चौका नहीं मारती है, उसके लिए चौका ना मारे गए गेंदों की संख्या बराबर 40 में से 10 घटा दिए तो हम लोग को 30 मिला। इसलिए अनुकूल परिणाम चौका ना मारे जाने की संख्या कितना है, 30। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा NE बटे NS 30 बटे 40, 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3 बटे 4। चाहे तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, अगर 4 से इसको भागा दे दे तो हम लोग को पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ 7 क्वेश्चन दिया रहता है, 7 में से 5 का आंसर करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। सेक्शन ए जो था उसमें हम लोग को 7 में से 5 क्वेश्चन का आंसर करना था, वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं। विकर्ण देख सकते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण, पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD है। इसका चर्चा हम लोग यहाँ पर किए हैं। अब जो सिद्ध करना है कि AO, क्योंकि बोला है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब AC और BD बिंदु O पर काट रहे हैं, तो A से O की लंबाई और O से C की लंबाई, B से O की लंबाई और O से D की लंबाई दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। वही हम लोग लिखे, सिद्ध करना है कि AO बराबर CO तथा BO बराबर DO। अब यहाँ से प्रमाण देख सकते हैं, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग लिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, क्योंकि AB और CD को बराबर लिया गया। AB और CD बराबर क्यों है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर CD है। इसके बाद ये भी जानते हैं कि
समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, तो ए बी सी डी के समांतर है AC तिर्यक रेखा। तो यहां से देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण से दोनों बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण से दोनों बराबर होगा। वही हम लोग लिखे OAB बराबर OCD एकांतर अंतः कोण से, उसी तरह से OBA और ODC भी एकांतर अंतः कोण से दोनों बराबर। अब यहाँ हम देख सकते हैं इस दोनों त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर है। हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा उसी से अंतरित भुजा होना चाहिए, उसी के अंतर्गत देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण के अंतर्गत जो कॉमन है साइड AB और ये दोनों कोण के लिए जो अंतरित भुजा है वो है CD, तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा और सर्वांग समता कसौटी का नाम होगा ASA सर्वांग समता कसौटी। इसीलिए हम लोग लिखे ASA सर्वांग समता कसौटी से AOB सर्वांग सम COD, CPCT से हम इसको दिखाए AO बराबर CO, देख सकते हैं AO इस त्रिभुज के लिए और CO इस त्रिभुज के लिए, फिर OB इस त्रिभुज के लिए और OD इस त्रिभुज के लिए, दोनों जो हम लोग को सिद्ध करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का सिद्ध हो गया। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज, जो फिगर हमारे सामने दिया हुआ है उसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE CD के ऊपर लंब है, AE जो है CD पर लंब है और CF जो है AD के ऊपर लंब है और सभी का लंबाई दिया हुआ है। देखिए AB बराबर दिया हुआ 16 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसका सम्मुख भुजा बराबर होता है, अर्थात CD भी 16 सेंटीमीटर का होगा। AE का लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, CF का लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो AD का लंबाई ज्ञात करना है। अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग दो बार निकालेंगे। एक बार आधार लेंगे DC को तो AE होगा ऊंचाई, AD को आधार लेंगे तो CF होगा ऊंचाई। तो एक बार जो कंप्लीट दिया हुआ है उससे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। देखिए तो आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE समांतर CD तथा CF समांतर AD दिया हुआ है। AB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, सभी को लिख दिए। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। अब देख सकते हैं जब ABCD समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो इसका आधार है CD और ऊंचाई है AE, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। CD दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और AE दिया है 8 सेंटीमीटर, दोनों को गुना करते हैं तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे तरीके से भी अगर इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि आकृति बदल नहीं रहा है इसलिए उसका क्षेत्रफल वही होगा। तो पुनः समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर अबर AD गुने, देख सकते हैं AD गुने CF तो फिर FC कुछ भी कह सकते हैं उसको, AD कर दिया गया, इसका आधार AD लिया गया और ऊंचाई CF। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए और बराबर में AD गुने CF के जगह पर 10 सेंटीमीटर। अब AD निकालना है तो उसको वहीं छोड़ दिए और 10 को बराबर के इधर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 10 नीचे है तो एक अंक के बाद पॉइंट आया, हम लोग को आंसर मिल गया 12.8 सेंटीमीटर जो AD का लंबाई है। तो यही ज्ञात करना था। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है। ये क्वेश्चन पिछला सेट में भी था, जो पहला सेट था उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि जीवाएं बराबर है तो बराबर कोण अंतरित करती है, उसका विलोम है ये। मतलब हम लोग का जो परमेय दिया हुआ है 10.1 उसका उल्टा है, ये 10.2 परमेय है। इसमें क्या कहा गया है कि एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो हम लोग को इन जीवाओं की लंबाइयां आपस में बराबर है, इसी को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। देख सकते हैं यहां पर जो हम लोग पास क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि AB और CD दो जीवा है और ये जीवाएं केंद्र पर AOB और COD दो कोण बना रही है और दोनों का मान आपस में बराबर है। तो हम लोग को दिखाना है कि AB जो है CD के बराबर होगा। तो इसी चीज को हम लोग मान लिए हैं कि AB तथा CD केंद्र O वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं या अंतरित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, यही हम लोग को दिखाने के लिए बोला गया है। तो प्रमाण लिए, प्रमाण में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वो जो है
वो OC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद कोण AOB और COD बराबर होगा। क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बराबर कोण अंतरित होता है, इसलिए दिया है। इसके बाद OB बराबर OD, ये जो OB है और OD ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, इसलिए ये S सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और CPCT से AB भुजा CD के बराबर होगा, जो हम लोग को दिखाना था। इस तरह से मिल गया कि कोई भी दो जीवाएं अगर वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है तो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होगी, जो हम लोग को दिखाना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग का, उसमें बोला गया है कि आकृति में अधिकोण ABC बराबर 69 डिग्री, ACB बराबर 31, तो BDC का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति में देख सकते हैं यहाँ का जो ये जो कोण है वो 69 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 31 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है BDC उसी को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को, त्रिभुज ABC में चूंकि इसका कंप्लीट दो कोण पूरा दिया हुआ है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं त्रिभुज के कोण योग गुण से। ये दोनों को जोड़ दें, 180 घटा दें तो हम लोग को A मिल जाएगा। जो पुराना कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के कोण योग गुण से। यहाँ हम देख सकते हैं दिया है कि कोण ABC बराबर 69, कोण ACB बराबर 31। त्रिभुज BAC में त्रिभुज के कोण योग गुण से क्या है, कोण ABC प्लस ACB प्लस BAC बराबर 180 जो दिया हुआ उसको रख दिए, दोनों को जोड़े तो 100 डिग्री आया, बराबर के उधर ले के घटा दिए तो 80 मिल गया। BAC बराबर देख सकते हैं ये वाला जो BAC है हम लोग को मिल गया 80 डिग्री। अब यहां से नया कॉन्सेप्ट लगेगा और वो कॉन्सेप्ट क्या है देख सकते हैं। पर में 10.9 पर में क्या कहा गया है कि किसी भी वृत्त के एक ही खंड पर जितने भी कोण बनते हैं सभी कोण का मान आपस में बराबर होगा। अगर देख सकते हैं ये जो BC इस वृत्त के लिए जो एक जीवा है इसको दो भाग में बांट रहा है, यहाँ से एक खंड ऊपर, इधर से BC एक खंड नीचे। अगर यहाँ पर BAC और BDC दो कोण बन रहा है, अगर यहाँ से एक कोण और बनाया जाता तो इन तीनों कोणों का मान आपस में बराबर होता, AD और यहाँ जो भी होता EF कुछ भी ले सकते हैं, सभी का मान आपस में बराबर होता। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि एक ही वृत्तखंड पर सभी बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से इस जगह से हम ये देख सकते हैं कि अभी जो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है BAC और BDC दोनों का मान आपस में बराबर होगा। यही चीज यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि 10.9 पर में से हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, जितने भी कोण एक ही वृत्तखंड पर बने होते हैं सबका मान आपस में बराबर होता है। अतः अगर BAC 80 डिग्री है तो निश्चित रूप से BDC भी 80 डिग्री होगा, इसलिए कोण BDC बराबर BAC बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो जो हम लोग को निकालना है उसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। इसके बाद चलते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोल रहा है कि एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार है। जो अंक दिया हुआ है वो तो ऐसे ही है, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहां से माध्यक ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि जब माध्यक ज्ञात करना होता है तो जो आंकड़ा दिया रहता है, जो डाटा होता है, उसको हम लोग असेंडिंग यानी आरोही क्रम में या तो फिर अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में इसको पहले सजा लेते हैं। तो दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर इसको हम अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। तब देख सकते हैं छोटी संख्या सबसे पहले और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, इस तरह से इसको अरेंज किए। अब इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग गिन लेते हैं, जिसको n कहते हैं। n बराबर 16 है, मतलब एक सम संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो माध्यक निकालने के लिए सूत्र होता है वो सम संख्या के लिए अलग होता है और विषम संख्या के लिए अलग होता है। क्योंकि n सम में है इसीलिए यहाँ सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो देख सकते हैं n के जगह हमको 16 रखना है, 16 को 2 से भागा दिए, यहाँ 16 को 2 से भागा देके उसमें 1 जोड़ दिए। ठीक है, तो 8वां पद प्लस 8 और 1 9वां पद बटे 2। 8वां पद यहाँ से हम लोग गिन लेते हैं, जो असेंडिंग में अरेंज किए वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। देख सकते हैं 8वां पद है 10 और 9वां पद है 14, तो 10 प्लस 14 बटे 2। 10 और 14 को जोड़ते हैं तो होता है 24 और 24 को जब 2 से भागा देते हैं तो आंसर आता है 12। था ये जो डाटा दिया हुआ इसका माध्यक निकालेंगे तो आंसर आएगा 12। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 13। बोला गेहूं के
आटे के 11 बोरे जिनमें से प्रत्येक पर 5 किलो अंकित था में वास्तव में निम्नलिखित भार केजी में थे। 5 केजी लिखा हुआ था लेकिन वास्तविक रूप से सब में 5 केजी नहीं था, कुछ में 5 केजी से कम था तो कुछ में 5 केजी से ज्यादा था, जिसका डाटा हमारे सामने इस तरह से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से अधिछाया रूप से चुने गए किसी भी बैग में 5 किलोग्राम से अधिक भार होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 5 किलो से ज्यादा होने के लिए तो देख सकते हैं कितने ऐसे बोरे हैं जिसमें 5 केजी से ज्यादा है। इसमें 5.05 मतलब ये भी 5 से ज्यादा है, 5.08 5 से ज्यादा है, 5.03 5 से ज्यादा है, 5.06 5 से ज्यादा है, 5.08 5 से ज्यादा है, 5.04 5 से ज्यादा है और 5.07 5 से ज्यादा है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 बोरे ऐसे हैं जिसमें 5 केजी से ज्यादा वजन है। तो कुल बोरों की संख्या 11 था, इसीलिए अनुकूल ये कुल परिणामों की संख्या NS बराबर 11 हो जाएगा और चुने गए बोरे जिसमें 5 केजी से ज्यादा है तो कितने बोरे थे? 7। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम जिसको हम लोग NE से लिखते हैं, NE बराबर 7। अब इसकी प्रायिकता P बराबर NE बटे NS, NE के जगह पर 7 और NS के जगह पर 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बटे 11। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार, कितनी बार उछाला गया? 200 बार। अब जितनी बार उछाला गया तो कुल परिणाम की संख्या वही होगा, उछाला जाता है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। देख सकते हैं परिणाम दिया हुआ 3 चित आने के लिए 23 बार, यहाँ 3 चित लिख दिया था लेकिन 3 चित नहीं बल्कि 2 चित होगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है 2 हेड्स, ठीक है। तो 2 चित आने के लिए 72, 1 चित आने के लिए 77 और कोई चित नहीं आने के लिए 28। अब यहाँ से जो प्रायिकता निकालना है बोल रहा है तो 3 चित एवं कोई भी चित नहीं आने के लिए प्रायिकता दो जो डाटा है यहाँ पर पहला 3 चित आने के लिए और एक कोई भी चित नहीं आने के लिए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देख सकते हैं सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या NS बराबर जितनी बार उछाला जाता है वो, इसके बाद पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 चित प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, इसके लिए दिया हुआ है 23, तो NE बराबर हम लोग लिखे 23 और प्रायिकता हो गया P बराबर NE बटे NS 23 बटे 200। ये पहला का आंसर। दूसरा बोल रहा है कोई चित नहीं आने के लिए, कोई चित नहीं आने के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या NE बराबर हो जाएगा 28, NS तो सेम होगा दोनों के लिए, तो P बराबर NE बटे NS मतलब 28 बटे 200। 4 से इसको काट दिए 7 बार में, 4 से इसको काट दिए 50 बार में, 7 बटे 50 आंसर होगा इसका दूसरे भाग का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेक्शन चेंज हो गया। अब सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। अब सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होता है उसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 का आंसर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में सिद्ध करें कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं उसको जब मिलाया जाएगा तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। एक चीज और होता है इसमें लंबाई में आधी होती है, ये भी होता है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है इसीलिए हम लोग उसको सिद्ध नहीं करेंगे। ये परमेय परमेय जो है वो 8.9 है जिसको हम लोग मध्य बिंदु परमेय कहते हैं। वहां क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। हालांकि यहाँ लंबाई आधी नहीं है इसीलिए हम लोग उसको सिद्ध नहीं करेंगे, यहाँ केवल दिखाएंगे कि DE जो है BC के समांतर है। तो चलिए माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E दिया हुआ है, ठीक है। यहां से हम लोग सिद्ध करना है DE समांतर BC चाहे BC समांतर DE, कुछ भी लिख सकते हैं, DE समांतर BC चाहे BC समांतर DE चलेगा। रचना में DE को F तक इस प्रकार बढ़ाया गया, देख सकते हैं ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, कुछ रचना करना पड़ता है। और रचना में हम लोग क्या किए, जो DE था उसको F तक इस प्रकार बढ़ाए कि DE का लंबाई EF के बराबर हो। उसके बाद क्या किए, CF को जोड़ दिए। यहां लिखे DE को F तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि EF बराबर DE हो, EF का लंबाई DE के बराबर हो, साथ ही F को C से मिलाया, उसको जोड़ दिया गया। अब प्रमाण में देखते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में, मतलब ये दोनों त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रचना से DE जो है EF के बराबर है। इसके बाद चूंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये वाला कौन शीर्षाभिमुख कौन से दोनों कौन बराबर होगा, तो S ये S सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ किए होंगे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग यही किए हैं।
DE बराबर EF रचना से, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से, AE बराबर EC, क्योंकि EAC का मध्य बिंदु है। इसके बाद SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम किए, CPCT से AD जो है वो हम लोग को CF के बराबर मिल गया। इसके बाद कोण ADE और CFE भी मिल गया। और ये दोनों जो कोण है वो एकांतर अंतःकोण है, देख सकते हैं एकांतर अंतःकोण है और दोनों का मान बराबर है। ये तभी संभव होगा जब AD जो है वो CF के समांतर हो। क्योंकि D जो है AB का, एक चीज और यहाँ हम लोग देख सकते हैं, AD जो है CF के समांतर है, तो A, D और B दोनों तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। फिगर को अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं यहाँ से A, D और B तीनों जो है एक ही रेखा पर स्थित है, तो हम इसको संरेखी कह सकते हैं। तो अगर AD जो है वो CF के समांतर होगा तो निश्चित रूप से DB भी CF के समांतर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं DB जो है CF के समांतर है। अब ये भी हम लोग देख चुके हैं कि AD जो है CF के बराबर भी है और D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो निश्चित रूप से यहाँ से हम देख सकते हैं कि DB जो होगा वो AD के बराबर होगा। नीचे लिखे हुए हैं इसको, क्योंकि D इसका मध्य बिंदु है इसलिए AD बराबर DB। अब पहले था AD बराबर CF और उसके बाद मिला AD बराबर DB, तो निश्चित रूप से DB जो होगा वो CF के भी बराबर होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं BCFD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको, दोनों समीकरण तीनों पहला और तीसरा समीकरण जब लगाए तो हम लोग को मिल गया BD बराबर CF। अब हम लोग आते हैं इस चतुर्भुज के बारे में। BCFD जो है एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म BD जो है CF के समांतर भी है और BD CF के बराबर भी है। और हम लोग इसको 8.8 प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उनके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो। तो देख सकते हैं इस चतुर्भुज में BCFD में BD जो है CF के बराबर भी है, जो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, BD बराबर CF और BD समांतर CF। इसीलिए इस प्रमेय के कंसेप्ट से हम लोग कह सकते हैं कि BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा होते हैं उसके अर्थात सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। तो BC जो है DF के समांतर होगा। और जब BC जो है DF के समांतर मिल गया तो आगे एक कंसेप्ट और लिखा हुआ है, देख सकते हैं DE तथा F संरेखी हैं, फिर से सभी एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए BC जो होगा DE के समांतर होगा, जो हम लोग को दिखाना था। यहाँ से BC को हाफ ऑफ DE भी दिखा सकते थे लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं था, इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिए। डायरेक्ट केवल BC समांतर DE है जो इसका प्रूफ था। और इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है जिसकी एक माध्यिका दिया हुआ है और फिर माध्यिका का भी मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो हम लोग को दिखाना क्या है कि एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC, मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, इसका एरिया इस पूरे का 1/4 भाग होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दिए, ये त्रिभुज ABC की माध्यिका AD का मध्य बिंदु है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, वहीं से हम लोग उसको लिखे। अब जो सिद्ध करना है वो भी क्वेश्चन में है, एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC, उसी चीज को यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद प्रमाण में चूंकि AD ABC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC का माध्यिका है कौन, AD, और हम लोग जानते हैं कि जब माध्यिका लेते हैं तो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, मतलब पूरे का आधा होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ABD है इस ABC का आधा होगा, इसीलिए एरिया ऑफ ABD बराबर हाफ ऑफ ABC, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दिया। उसके बाद पुनः चूंकि E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो E है ना वो AD का मध्य बिंदु है, तो जब BE मिलाया जाएगा तो निश्चित रूप से BE जो होगा वो ABD के लिए माध्यिका होगा कि नहीं। अब यहाँ भी ये त्रिभुज दो भाग में बट जाएगा, तो इसीलिए लिखे, इसीलिए BE जो है त्रिभुज ABD का एक माध्यिका है, इसीलिए एरिया ऑफ BED, ये छोटा वाला BED बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD। यहाँ देख सकते हैं ABD बराबर हाफ ऑफ ABC और यहाँ पर आ गया BED बराबर हाफ ऑफ ABD। तो इस ABD का मान अगर हम यहाँ से उठा के उसमें पुट कर दें तो हम लोग को जो सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। इसलिए लिखे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 का मान ABD का मान हाफ ऑफ ABC, उसी को यहाँ पुट कर दिए, 1/2 गुने हाफ ऑफ
ए बी सी। अब ये हाफ और ये हाफ मिलके 1/4 हो गया ए बी सी का। देख सकते हैं एरिया ऑफ बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोग का सिद्ध हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 45 डिग्री, ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है पहले जो आधार दिया रहता है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो देख सकते हैं यहां से BC पहले हम लोग लिए कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, B के ऊपर 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकाल से डायरेक्ट 45 डिग्री का कोण तो बना नहीं सकते हैं। हम सबसे पहले क्या किए, 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण बनने के बाद इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांट दिए, जिससे हमको क्या मिला, B से इसको A तक बढ़ा दिया। हालांकि ये अभी हम वहां नहीं रखेंगे, कुछ दूसरा नाम देंगे उसका बाद में चल करके, क्योंकि फाइनल जो है त्रिभुज ए बी सी मिलेगा। लेकिन हम लोग अभी ए वहां नहीं ले सकते हैं, चूंकि ए का स्थान निर्धारित नहीं है, वो बाद में मिलेगा। देख सकते हैं 45 डिग्री का कोण बन गया, इसको आगे बढ़ाए। अब दोनों का डिफरेंस जो है वो ए बी माइनस ए सी। देखो ए बी माइनस ए सी दिया, अगर ए सी माइनस ए बी होता ना तो उसका कंसेप्ट अलग होता, हम लोग को नीचे जाना होता। लेकिन यहाँ दिया हुआ ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 45 डिग्री वाला जो रेखा खंड है ना, उस पर हम लोग एक अर्क ड्रॉ करते हैं। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, जितना उसका डिफरेंस होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो बी पर बैठा के एक अर्क ड्रॉ किए जो टी पर इसको जो 45 डिग्री वाला जो लाइन सेगमेंट था उसको बिंदु टी पर काटता है। अब हम यहां से क्या करते हैं, टी को सी से मिला देते हैं। टी को किससे मिला दिया, टी को सी से मिला दिया। तो यहां से हम लोग को एक रेखाखंड मिल गया टीसी। अब क्या करना है, इस टीसी का लंबसम द्विभाजक लेना। और जब भी लंबसम द्विभाजक लेना होता है तो दोनों तरफ से एक बार सी को सेंटर मानेंगे, एक बार टी को सेंटर मानेंगे। सी को सेंटर मान के एक अर्क यहां ड्रॉ किए, उसी से नीचे भी अब टी पर बैठा के प्रीवियस अर्क को काटते हैं। जहां दोनों कटता है उस दोनों से हम लोग इसको मिला देते हैं। अब इसको कितना लंबा बढ़ाना है, आगे ये चलता जाएगा और ये 45 डिग्री वाला रेखाखंड जो है जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसी को हम लोग सी से मिला देते हैं। तो इस तरह से ए बी सी हम लोग का जो अभिष्ट त्रिभुज है उसका रचना हो जाता है। आप इसको अगर ए बी और ए सी को माप करके और अगर घटाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 3.5 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन रचना में सारा काम हम लोग को परकाल और स्केल के माध्यम से करना है, ऐसे ही हाथ से रचना नहीं हो सकता है। इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें एक त्रिभुजाकार भूखंड दिया हुआ है जिसके भुजाओं की लंबाइयां अनुपात में दी गई है, उसका परिमाप दिया हुआ है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। देख सकते हैं बोल रहा है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 12:17:25, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या किए, त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप दिया हुआ उसको लिख दिए और सभी भुजाओं को एक x के रूप में एक वेरिएबल x ले लिए। 12x, 17x और 25x तीनों भुजा मिल गया। यहाँ से भूखंड का परिमाप 12x, 17x और 25x और उधर परिमाप संख्यात्मक रूप से दिया था उससे इक्वेट किए, दोनों को डिवाइड किए तो x का मान हम लोग को मिल जाता है 10 सेंटीमीटर। भूखंड का पहला भुजा जो है वो 12x मतलब 12 गुने 10 बराबर 120, दूसरा 17x मतलब 17 गुने 10 170 और तीसरा 25x मतलब 250 सेंटीमीटर। अब इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, चूंकि परिमाप 540 दिया है अर्ध परिमाप निश्चित रूप से 270 सेंटीमीटर होगा। भूखंड का क्षेत्रफल हिरन सूत्र से s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको सभी रख दिए s के जगह 270, एस माइनस ए 270 माइनस 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170 और एस माइनस सी 270 माइनस 250। इस तरह से हम लोग जब इसको घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है 270 गुने 150 गुने 100 गुने 20। ये सभी को घटाने के बाद अब हम क्या किए, ये जो 270 है ना, 270 को हमको सेट बनाना है, सेट बनाना है ताकि वो पूर्ण वर्ग बने और वहां वर्गमूल से हम उसको बाहर निकाल सके। वर्गमूल अलग से हमको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देख सकते हैं 270 को लिख दिए 30 गुने 9 और 150 जो था उसको लिख दिए 30 गुने 5, जो 100 था उसको लिख दिए 10 गुने 10, जो 20 था उसको लिख दिए 4 गुने 5। तो देख सकते 30 का 2 सेट, 5 का भी सेट, 10 का भी सेट, 9 का सेट नहीं बनाया ये 3 गुने 3 है, 4 का सेट नहीं बनाया वो 2 गुने 2 है। देख सकते 30 के लिए एक 30 बाहर निकाले
9 के लिए एक 3 बाहर निकला, दोनों 5 के लिए एक 5 बाहर निकला, दोनों 10 के लिए एक 10 बाहर निकला और 4 के लिए 2। अब ये सबको जब गुना कर देते हैं तो हम लोग को आंसर मिल जाता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस भूखंड का, जो त्रिभुजाकार भूखंड था उसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिए। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आप देखोगे कि निम्नलिखित आंकड़ों से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए जिसका वर्ग अंतराल 30 से 40, 40 से 50 आदि होगा। तो ये सभी इसका डाटा दिया हुआ था। इस डाटा को सबसे पहले हम लोग क्या किए, अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। इससे होता क्या है कि आसान होता है सेलेक्ट करना, जो वर्ग अंतराल के बीच में जो बारंबारता होता है उसको लेना आसान होता है। 30 30 सभी एक जगह आ गया, 35 40 40 सभी एक जगह मिल गया। अब वहां से हम लोग को सेलेक्ट करना थोड़ा सा आसान होगा। तो देख सकते हैं जब भी हम लोग एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता और फिर इसके लिए मिलान चिन्ह। तो वर्ग अंतराल जो हम लोग को लेना था वो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, जहां तक हम लोग को जरूरी होगा। 110 तक दिया हुआ है इसलिए 110 से 120 तक इसको सेलेक्ट किए। अब देख सकते हैं 30 से 40 का बारंबारता आपको इसमें 1 2 3 मिलेगा, क्योंकि 40 इसमें शामिल नहीं होगा, 40 इसके बाद वाला मिल जाएगा तो 3 लिखे। 40 से 50 में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखे। इसी तरह से सभी को सेलेक्ट करेंगे तो 50 से 60 में 3, 60 से 70 में 6, 70 से 80 में 6, 80 से 90 में 2, 90 से 100 में 2, 100 से 110 में 2 और 110 से 120 में 1। इस तरह से इसमें जितना टोटल संख्या था नीचे आपको टोटल मिल जाएगा। अगर इस बारंबारता को जोड़ा जाए तो 31, ये सभी 31 होगा। इसी से पता चलता है कि ये सही है। अगर ये कम या ज्यादा आ गया तो निश्चित रूप से जो हम लोग बंटन सारणी बनाए वो गलत है, क्योंकि टोटल बारंबारता हम लोग को उसके बराबर मिल जाना चाहिए। और फिर इधर मिलान चिन्ह 3 के लिए इसको लिखते हैं हम लोग, 6 के लिए 5 और 1, फिर 3 के लिए 6 के लिए 5 और 1, 6 के लिए फिर 5 और 1, 2 के लिए 2 के लिए 2 के लिए और फिर 1 के लिए। इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहां से हम लोग देखें इस सेट के इस वीडियो के माध्यम से जो सेट 3 था मैथ का, उसके सारे क्वेश्चन को हल किए और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत सरलता पूर्वक समझाया गया है। निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और निश्चित रूप से तीनों वीडियो जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। वहां से बारी बारी से आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 सभी के वीडियो को देख करके और एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना एग्जाम को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।